हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग 75 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो सभी टॉपिक जितने भी अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं वो सब टॉपिक आप लोग को वहाँ पे को अवेलेबल हो जाएंगे और अपने एग्जाम के पर्पज से आप लोग वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इस वक्त अभी हम लोग पहुँचे हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में। इससे पहले हम लोगों ने 4 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। उत्तराखंड का सामान्य परिचय और कुमाऊँ में चंद्र राजवंश, गोरखा प्रशासन, गोरखा शासन हम लोगों ने कंप्लीट किया है और साथ ही हम लोगों ने गढ़वाल में परमार वंश हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी हमारा ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है। इसमें भी हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक तो अंग्रेजों द्वारा जो न्याय व्यवस्था यहाँ पे कोई स्थापित की गई थी 1815 के बाद, उसको हम लोगों ने कवर किया है बहुत डिटेल में। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही हम लोगों ने जस्ट इससे पहले हम लोगों ने वन आंदोलन, उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। जो आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। जस्ट इससे पहले ही हम लोगों ने उसे कंप्लीट किया है। तो अभी हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में उद्यान विकास। ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है ये कृषि विभाग में अगर कोई पोस्ट निकली होती है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उस कृषि विभाग वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है? तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तराखंड में उद्यान विकास का इतिहास बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। कई ऐतिहासिक स्रोतों से हमें उत्तराखंड में उद्यान विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय स्मारक चिन्हों में फूल पत्तियों का अंकन किया गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र में वटक शब्द उल्लेखित है जो इस क्षेत्र में उद्यानों के अस्तित्व का प्रमाण है। डॉक्टर इंदु मेहता की मान्यता है कि इसका तात्पर्य केले के उद्यान से है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में केले के उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? वटक नाम से जाना जाता है। कहीं-कहीं पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो वटक को औषधि से भी जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वटक शब्द का 43वां ताम्रपत्र में वटक शब्द को किस से संबंधित माना गया है? केले के उद्यान से संबंधित माना गया है, क्योंकि यह वट से बना शब्द है और आज भी इस क्षेत्र में केले की पूजा का अनुष्ठान में विशेष महत्व होने से यह विदित होता है कि इसका असर केले के उद्यान से ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलों के अन्य वृक्षों का भी उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्यों में होता है जिसमें विशेष उल्लेखनीय क्या है? जामुन के वृक्ष हैं। ठीक है, यह प्रतीत होता है कि जामुन इत्यादि के वृक्ष जलवायु के अनुसार तराई क्षेत्रों या कम ऊंची पर्वतीय ढालों में लगाए जाते थे, जिसकी पुष्टि कालिदास का साहित्य भी करता है। ठीक है, कालिदास के जो साहित्य हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो साहित्य हैं कालिदास जी के, कौन से हैं? एक खंड काव्य हैं जिसमें एक तो मेघदूतम आता है, एक ऋतु संहार आता है। तो इसमें मेघदूतम और ऋतु संहार जो उनकी द्वारा रचित खंड काव्य है, उसमें जामुन से संबंधित बहुत सुंदर पंक्तियाँ उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो उसमें उन 2 खंड काव्यों में जामुन से संबंधित आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकती है। कालिदास कौन थे? ये संस्कृत साहित्य के महानतम कवि और नाटककार माने जाते हैं। ठीक है? तो इनके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। मैंने 2 इनकी खंड काव्य बताए हैं आपको, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। ठीक है? तो उसके अंतर्गत जामुन से संबंधित बहुत सुंदर-सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। दाड़िम के वर्णन से विदित होता है कि अनार की इस छोटी प्रजाति के उद्यान विकसित किए गए थे। ठीक है? आज भी यहाँ के दाड़िम के वृक्ष अपने फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भौतिक शब्द का उल्लेख अभिलेखों में हुआ है जो मोनियर विलियम्स के अनुसार कपूर का वृक्ष है। ठीक है? भौतिक शब्द का प्रयोग मोनियर विलियम्स ने किसके लिए किया है? कपूर का के वृक्ष के लिए किया है। जो और मोस्टली इस भौतिक शब्द को किसके लिए जाना जाता है? जैसे कि ये आपका खुशबूदार जो स्ट्रॉन्ग जो खुशबू होती है ना, उसके लिए जाना जाता है भौतिक शब्द को, जिसमें कपूर का वृक्ष भी है, अजवाइन से संबंधित भी कुछ जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। ठीक है?
अभिलेखों में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि दान वृक्ष वाटिका जलाशय सहित भी किया जाता था। ठीक है? वाटिका के अभिलेखों से यह विदित होता है कि उद्यान भी दान किए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न आश्रमों में उद्यान विकसित किए जाते होंगे। इस प्रकार के आश्रमों में कवर्ण, द्रोण और बद्रिका आश्रम प्रमुख हैं। बद्रिका आश्रम की पहचान संप्रति बद्रीनाथ से की जाती है। ठीक है? बद्रिका आश्रम की पहचान किससे है? बद्रीनाथ से है। उत्तराखंड में प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाजों से यहाँ उद्यानों के अस्तित्व की जानकारी होती है तथा नाग पंचमी के दिन स्त्रियां हल से उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग न करके फलाहार करती हैं। ठीक है? तो इस बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होगी। जो नाग पंचमी का पर्व होता है उसमें हल लगे हुए फसल होती है उसका सेवन नहीं करती है नाग पंचमी के दिन। पहाड़ में ऐसा कहा जाता है कि का जिसमें प्रयोग हुआ था उस अनाज को ग्रहण कर सकती है, उस फसल को ग्रहण कर सकती है, मतलब जैसे आलू हो गए या फिर जिसमें कुदाल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पहाड़ में तो ऐसे किया जाता है। तो हलों का मतलब हल से उगाई हुई चीज़ें का सेवन नहीं करती है नागपंचमी दिन, इसीलिए लोग अपने खेतों में फलों के वृक्ष इत्यादि लगाते होंगे। ठीक है? तो आज के समय में तो बहुत कम लोग नागपंचमी का व्रत उपवास वगैरह रखते हैं, लेकिन पहले के समय में औरतें नागपंचमी का व्रत बहुत श्रद्धा से रखती थी और जो उसके नियम थे उनको फॉलो भी करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नागपंचमी का व्रत सभी औरतें रखती थी, तो इसीलिए क्या करती थी अपने खेतों में फल वाले जो वृक्ष होते थे उनको लगाती थी, ताकि नागपंचमी जैसे जो फलाहार जो व्रत होते हैं उसमें इनका सेवन करना आसान हो जाए। ठीक है? इसीलिए लोग अपने खेतों में फलों के वृक्ष इत्यादि लगाते होंगे ताकि ऐसे अवसरों पे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है? यह सीमित मात्रा में उद्यानीकरण दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा अनुष्ठान इत्यादि में पुष्पों की आवश्यकता के कारण फूलों के उद्यान भी विकसित किए गए होंगे। ठीक है? आगे चलकर हमें यहाँ के चंद राजाओं के निजी उद्यानों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। चंद राजाओं ने इस प्रकार का एक फलोद्यान कपीना अल्मोड़ा में विकसित किया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इंदु मेहता का मत है कि कत्यूरी रानी मौला देवी यानी कि जिया रानी ने रानी बाग नैनीताल में एक खूबसूरत बाग बनाया था। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे वो जिया रानी का युद्ध कुछ मुस्लिम और कुछ अफ़गान जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके साथ युद्ध किया था, और जब उनको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था, तो वो वहाँ पर को उन्होंने एक गुफ़ा में शरण ली और वहीं पे को अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है? इसीलिए उस जगह को रानी बाग के यानी कि जिया रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? रानी बाग नाम दिया गया। इस बाग के चलते, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर को जिया रानी द्वारा बाग का निर्माण किया गया था। इस बाग के चलते ही इस जगह को आज भी रानी बाग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह रानीखेत भी मान्यता अनुसार प्रारंभ में रानी का बाग ही था। यानी कि एक तो रानी बाग है जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है? जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बहुत छोटे रूप में आप लोगों को सुनाई। तो जिया रानी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और जो रानीखेत है, रानीखेत का नाम रानीखेत कैसे पड़ा? आप लोग जानते होंगे इस बारे में। ये एक रानी पद्मावती थी। तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। कहा जाता है कि रानी को यहाँ की जो हरियाली थी, यानी कि रानीखेत में जब वो आई, तो यहाँ की जो हरियाली थी, यहाँ का जो वातावरण था, हरा-भरा वातावरण जो था, उनको बहुत पसंद आया था। तो उनके जो पति थे सुखेर देव उनका नाम था, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, मुझे ये हरा-भरा जो वातावरण है बहुत ज़्यादा लुभा रहा है और मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो उनके जो पति थे उन्होंने सुखेर देव उन्होंने अपनी रानी के लिए यानी कि रानी पद्मावती के लिए वहाँ पर कुछ सॉरी, नाम में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। या तो पद्मावती है या फिर कुछ नाम है, मैं मेंशन कर दूँगी इसमें। तो उनके उनके लिए वहाँ पे को महल बनाया उन्होंने। ठीक है? वहाँ वहीं पे को फिर वो निवास करने लगी और उसके कारण फिर उन्होंने अपने आस-पास खूब हरे-भरे खेतों को उद्यान वगैरह मतलब बाग-बगीचे बनाए। तो इसीलिए उनके नाम पर इस जगह को रानी का खेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है? रानी का खेत यानी कि रानीखेत। ठीक है? नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं नाम को करेक्ट करके आप लोगों को मेंशन कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इतिहास में उद्यानों के विषय में इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती जिससे यह मत प्रकट किया जा सके कि उद्यान राज्य द्वारा संरक्षित किए जाते थे। किंतु अभिलेखीय साक्ष्यों में उल्लेखित उद्यानों के विषय में यह कहा जाता है कि कदाचित ये राज्य द्वारा संरक्षित किए जाते होंगे, क्योंकि चंद राजाओं ने अपने निजी उद्यानों को विकसित किया था। ठीक है? इस प्रकार उत्तराखंड में उद्यान विकास से संबंधित किसी कार्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, परंतु उद्यान विकास को एक वैज्ञानिक व्यापारिक एवं व्यावसायिक रूप
प्रारंभ करने का श्रेय यूनानियों को ही जाता है, ठीक है। उद्यानों का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? प्राचीन काल से ही माना जाता है, यानी कि उद्यान जो विकसित किए गए, यानी कि चंद राजाओं द्वारा जो उद्यानों का विकास किया गया, वो चंद राजाओं द्वारा माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से और व्यापारिक और व्यावसायिक रूप से इनका विकास करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? यूरोपियनों को जाता है। उन्होंने उत्तराखंड की जलवायु के अनुकूल शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि की कृषि प्रारंभ की, ठीक है। शीतोष्ण जलवायु, यानी कि शीतोष्ण फल से क्या मतलब है? जो शीतोष्ण जलवायु में उगती हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के बीच में जो जलवायु पाई जाती है, उससे क्या कहता है? शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर तापमान ना तो अधिक ठंडा होता है, ना ही अधिक गर्म होता है। तो इसी वजह से मानव जीवन और वनस्पति और कृषि के लिए ये बहुत अनुकूल माना जाता है। किसके लिए? कृषि वगैरह के लिए, ठीक है। शीतोष्ण जलवायु काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। ठीक है, तो शीतोष्ण फलों जैसे सेब, नाशपाती इत्यादि की कृषि प्रारंभ की किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। उन सब पर जिस फल ने यूरोपियनों का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वह क्या था? सेब था, ठीक है। शीतोष्ण जलवायु में उगाए जाने वाले फलों में सेब का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह माना जाता है कि सेब की पहली कृषि यूरोप या पश्चिमी एशिया के शीतोष्ण क्षेत्र में हुई। हालांकि सेब से मिलती-जुलती एक प्रजाति है जिसे क्रैब एप्पल कहा जाता है। यह उत्तरी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की मूल प्रजाति है, ठीक है। एक क्रैब एप्पल होता है, जो आकार में बहुत छोटा होता है और उसका स्वाद भी काफ़ी कसैला टाइप का होता है, खट्टा और कसैला टाइप का होता है, ठीक है। और इसका आकार इतना छोटा है, जैसे मान लीजिए अभी आप अखरोट अगर आप लोगों ने देखा है, तो अखरोट के आकार का जितना होता है। एप्पल तो बड़ा होता है ना, जो नॉर्मली जो हम सेब खाते हैं, वो तो बड़ा होता है, लेकिन जो क्रैब एप्पल होता है, वो अखरोट के आकार का होता है या फिर बेर के आकार का होता है, और होने में बहुत ही खट्टा और कसाला-कसाला सा होता है। इससे जैम, जेली वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? उत्तरी एशिया, यूरोप और अमेरिका की मूल प्रजाति है, ठीक है। भारत के शीतोष्ण क्षेत्रों में सेब की खेती वृहद स्तर पर ब्रिटिश यूरोपियन लोगों के आने के बाद शुरू हुई, परंतु उत्तराखंड में सुव्यवस्थित एवं वाणिज्यिक स्तर पर सेब की खेती 1860 के दशक में चौबटिया में सरकारी उद्यान गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना के बाद शुरू हो पाई, ठीक है। डॉक्टर इंदु मेहता की मान्यता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की भूमि व जलवायु विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, पुष्पों की खेती के लिए उपयुक्त है। तराई भाबर वाले क्षेत्रों में आम, अमरूद, पपीता, लीची, केला इत्यादि उगाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? को तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? 300 से 1300 मीटर के क्षेत्र में क्या-क्या होता है? आड़ू होता है, प्लम होता है, अनार होता है, आम, लीची, संतरे। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि 1350 से 2600 मीटर की क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है? सेब होती है, नाशपाती होती है, खुमानी, चेरी, अखरोट, बादाम, हेज़लनट तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, चिलगोजा, हेज़लनट, किशमिश, अ अंगूर, चेस्टनट तथा विभिन्न प्रकार के चेरी पैदा करने के लिए उपयुक्त है। हेज़लनट क्या होता है? ये एक प्रकार का पहाड़ी बादाम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बादाम होता है ना, बाहर से उसमें कवर होता है, एक ठोस कवर होता है, उसके अंदर जो फल होता है वो उसके अंदर होता है, तो वैसे ही होता है ये भी, ठीक है। उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासकों ने 19वीं शताब्दी में कुछ चुने हुए क्षेत्र जैसे रामगढ़, मुक्तेश्वर, नैनीताल, जलना यानी कि अल्मोड़ा, हरसिल यानी कि उत्तरकाशी आदि में फलों की खेती आरंभ की 19वीं शताब्दी में, ठीक है। उपरोक्त चुने हुए क्षेत्रों उपरोक्त चुने हुए क्षेत्रों में ब्रिटिश काल में फलों की खेती बहुत अच्छी हुई, ठीक है। ब्रिटिश काल में किसकी खेती? फलों की खेती बहुत अच्छी हुई। इस कार्य को देखकर पर्वतीय निवासी आकर्षित हुए। कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन काल में उद्यान का कार्य किया और जानकारी प्राप्त की। एडविन टी एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर में कुमाऊं में उगाए जाने वाले अनेक प्रकार के फलों जैसे आड़ू, खुमानी, प्लम, झरबेर, आलूचा, चेरी, सेब, नाशपाती, संतरे, नींबू, आम, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, अनार आदि के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, ठीक है। उनके अनुसार फलों में यूरोपियन किस्मों को यहाँ के अनेक स्थानों जैसे मसूरी, पौड़ी, हवालबाग, रानीखेत, छाजौरी में लाकर लगाया जाता था। उन्होंने यहाँ उगने वाली कई जंगली फलों जैसे गूजबेरी, ब्लैकबेरी, हेज़लनट, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अखरोट, सेब, अंजीर के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने 9000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में उगने वाले लाल प्रजाति के जंगली रूबर के बारे में भी बताया है।
जो स्वाद में काफ़ी अच्छा होता है। हिमालयन गजेटियर में यहाँ के अनेक स्थानों पर उगने वाले फलों, व्यावसायिक एवं जंगली की वैज्ञानिक नामों सहित फल सूची भी दी है, जिसमें हमें यह भी पता चलता है कि फलों का प्रयोग तेल तथा इत्र निकालने के लिए भी किया जाता है। कालांतर में फलों के साथ-साथ यहाँ कई प्रकार की सब्जियों की कृषि पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें आलू प्रमुख है, ठीक है? पहाड़ के आलू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही आप लोग आलू के गुटके वगैरह का भी आनंद लेते होंगे। तो पहाड़ के आलू काफ़ी प्रसिद्ध हैं, फ़ेमस हैं। और नॉर्मल जो आलू होते हैं, जो बाहर से तराई क्षेत्र से जो आलू लेकर जो आते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा महँगा आलू कौन-सा होता है? पहाड़ी आलू होता है। आप लोगों ने मंडी वगैरह में कभी गए होंगे तो आप लोगों ने फ़र्क देखा होगा और स्वाद में भी काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है? तो ये आलू के बारे में बात की जा रही है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा निर्यात आलू का होता है। मान्यता के अनुसार इसकी खेती सर हेनरी रैमजे ने ब्रिटिश कुमाऊँ में प्रकाशित की थी, ठीक है? भारत में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान 1773 से 1785 के बीच आलू की खेती को प्रोत्साहित किया। किसने? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक आलू की खेती भारत के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः स्थापित हो गई थी। आलू का उत्पादन अभी भी छोटे पैमाने पर एक बागवानी सब्जी की तरह हो रहा है, जो कि प्रायः ब्रिटिश उपनिवेश वासियों द्वारा उच्च क्षेत्रों में गर्मी की एक फसल के रूप में उगाया जाता था। उसकी अन्य किस्मों को भी यूरोप के माध्यम से परिचय हुआ, जिनमें से अधिकतर भारतीय मौसम के अनुकूल नहीं थी। उत्तराखंड में आलू की खेती देहरादून में 1823 ईस्वी में सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा की गई थी। राय बहादुर कृष्ण शाह द्वारा 28 फरवरी 1895 को असिस्टेंट कमिश्नर एल.एच. टर्नर को लिखे पत्र से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम विदेशी आलू को श्रीमती हैरी बर्जन ने सन 1864 में नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों में रोपित किया। प्रारंभिक सफलता से प्रेरित होकर यहाँ के अन्य क्षेत्रों में भी आलू की खेती को प्रचलित किया गया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने यूरोप से काला तथा लाल आलू को मंगवाकर कुमाऊं में रोपित किया। परिणामतः यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में आलू की खेती व्यवस्थित रूप से प्रारंभ की गई। डॉक्टर इंदु मेहता की मान्यता है कि उस समय के प्रमुख आलू व्यापारी लाल बलराम शाह, बानकी शाह, गंगा शाह, प्रेमलाल, श्रीराम शाह तथा बंशीधर आदि थे। सन 1884 में काठगोदाम और बरेली के बीच रेल सेवा शुरू होने से अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी आदि से आलू को मेरठ, बरेली, शिमला आदि भेजा जाने लगा। ठीक है, आलू उत्पादन में वृद्धि के उत्साहजनक परिणामों से सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और जूलीकोट में आलू के उत्पादन तथा उन्नत बीजों के लिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की लगभग 1909 में स्थापना की गई। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, क्या करना है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? 1909 में की गई। ठीक है, कब की गई इसकी स्थापना? 1909 में की गई। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो कृषि विभाग वाले क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, और क्वेश्चन में और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कृषि विभाग वाले जो पोस्ट आती हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इसी वर्ष गार्डनर का कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा गया, जिन्होंने ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक जामा पहनाया और नैनीताल आलू एक ट्रेडमार्क बन गया। उनके प्रयासों से नैनीताल आलू की भारत में धूम मच गई। 1910 में कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में आलू की नवीन प्रजातियां प्रसारित की जाने लगी। नैनीताल के पास खुरपाताल क्षेत्र में आलू की खेतीबाड़ी सफल रही। ठीक है, जो नैनीताल का में जो खुरपाताल वाला क्षेत्र है, वहां पर को आलू की खेती जो थी वो बहुत ही चरम पे पहुंच गई थी, काफी सफल रही। आलू घरेलू उपयोग के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में उगाया जाता रहा। इसके अलावा बंजारे, बिजनौर, मेरठ व अन्य जिलों के कुम्हार तथा हल्द्वानी व कालाडूंगी के बाजारों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों के बड़े नगरों को भी भेजा जाता था। 1900 में हल्द्वानी में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 32,331 मौंड बंजारों द्वारा खरीदा गया। हालांकि यह कुल उत्पादित उत्पादित व बेचे गए आलू का एक हिस्सा भर था। यह भी पता चलता है कि सितंबर 1900 से नवंबर 1900 के बीच कूलियों द्वारा आलू को बोरों में भरकर विनायक से नैनीताल बाजार भेजा जाता था। यहाँ यह भी पता चलता है कि आलू के बोरों से भरे खच्चरों के दलों से भीमताल, मोरनौला, काठगोदाम तथा रामगढ़ की सड़कें जीवंत दिखाई देती थी। ठीक है, यानी कि आलूओं का इतना ज़्यादा
आलूओं का इतने ज़्यादा उत्पादन हुआ और इतना सफल उत्पादन हुआ जिससे काफ़ी इसका जो व्यापारिक जो कार्य था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो कई जगह यहाँ से भेजा जाता है, जैसे विनायक से नैनीताल बाज़ार भेजा जाता था, फिर उसके बाद भीमताल, मोरनौला, काठगोदाम, रामगढ़ की सड़कों पे दिखाई देते थे, यानी कि खच्चर आलूओं को लादते हुए दिखाई देते थे, यानी कि इससे पता चलता है कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो रही है आलू के उत्पादन में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, छकाता से नींबू नैनीताल के बाज़ारों में लाया जाता था। इसके अलावा यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर यूरोपियनों द्वारा लगाए गए 5 चाय के बागान थे, जो भीमताल, रामगढ़, भवाली, न्यूटन का बाग, जैसे न्यूटन का बाग कहते हैं, भवाली में ही मूलियन का बाग तथा घोड़ाखाल में स्थापित बागान थे। परंतु डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1899 में के अंत तक इन बागानों का महत्व खत्म हो चुका था, ना के बराबर रह गया था। इसका प्रमुख कारण था उद्यान स्वामी का फल उद्यानों की ओर बढ़ता आकर्षण, यानी कि चाय के जो बागान बनाए गए थे, उसका जो उत्पादन था वो कम हो रहा था, मंद हो रहा था। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सब्जियों में और फलों में उनको ज़्यादा फ़ायदा, मुनाफ़ा प्राप्त हो रहा था। तो इसीलिए चाय का जो बागान थे, चाय के जो उत्पादन हो रहा था, वो बहुत कम हो रहा था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख कारण बताया मैंने आपको क्या कि उद्यान स्वामियों का फल उद्यानों की ओर बढ़ता आकर्षण था, जो फल उत्पादन में चाय बागानों की अपेक्षा अधिक मुनाफा देख रहे थे। इस दौरान जनरल व्हीलर द्वारा घोड़ाखाल में तथा पीई डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए तथा इनमें उत्पादित फलों को नैनीताल तथा एक बहुत बड़ी मात्रा में कलकत्ता व अन्य क्षेत्रों को निर्यात किया जाता था। यह भी पता चलता है कि कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली सभी फलों का व्यापार नैनीताल जिले के माध्यम से ही किया जाता था। जैसे रानीखेत में उत्पादित फल भी खच्चर व कूलियों के माध्यम से नैनीताल के रास्ते से बाहर भेजे जाते थे। 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक विल्सन नामक अंग्रेज ने हर्सिल के बागवानी फसलों की कृषि प्रारंभ की। हर्सिल में बागवानी फसलों की कृषि प्रारंभ की। उन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड से सेब और आलू के पौधे मंगवाकर लगाए, जो खूब फले फूले। आज भी यहाँ सेब की एक प्रजाति विल्सन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है? कहाँ पे? को हर्सिल में। हर्सिल में एक सेब की प्रजाति है जिसे आज भी किसके नाम से जाना जाता है? विल्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यूरोपियन उद्यमियों द्वारा उत्तराखंड में शीतोष्ण फलों की खेती में पाई गई सफलता के कारण सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ तथा चौबटिया में एक सरकारी उद्यान स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है? चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? 1869 में हुई। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है? इस वाले पॉइंट को। चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की गई? 1869 में। परंतु कैंटोनमेंट मिनट्स दिनांक 28 मार्च 1871 के अनुसार इस उद्यान की स्थापना 1869 में नहीं है। ठीक है? इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ की भूमि में फल वृक्षों हेतु एक राजकीय नर्सरी की स्थापना का प्रस्ताव है। डॉक्टर इंदु मेहता के अनुसार उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध सरकार के अवर सचिव द्वारा कुमाऊं मंडल के आयुक्त को लिखे दिनांक 10 अप्रैल 1897 के पत्र द्वारा पता चलता है कि चौबटिया उद्यान की स्थापना एक प्रायोगिक नर्सरी के रूप में तथा इस क्षेत्र की मृदा एवं जलवायु संबंधी जानकारी एकत्र करने हेतु, जिसमें फलों के वृक्ष उगाए जा सके, के लिए 1869 या 1870 में हुई थी। इस उद्यान को एक व्यवहारिक गार्डनर के संरक्षण में रखा गया था। इस प्रकार सरकार द्वारा इस उद्यान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य फल वृक्षों की उत्तम प्रजातियों, जो कि इस क्षेत्र की जलवायु व मृदा में उग सके, का निःशुल्क वितरण था। इस उद्यान की स्थापना वन विभाग द्वारा डब्ल्यू क्रॉ की देखरेख में की गई। डब्ल्यू क्रॉ इस उद्यान के प्रथम सुपरिटेंडेंट थे, जो एक अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने सेब, नाशपाती, खुमानी, प्लम, चेरी को रोपित किया और इनसे पौधे तैयार कर उन व्यक्तियों को दिए जो उन्हें लगाने के इच्छुक थे। इस समय चेस्टनट यानी कि मीठा पागर की कई किस्में स्पेन तथा जापान से मंगाकर इस क्षेत्र में फैलाई गई। इन सब का परिणाम बहुत अच्छा हुआ तथा इसके बाद इस उद्यान से वृक्षों की अन्य प्रजातियों का उपयोग और कई यूरोपियन उद्यमियों द्वारा किया गया, जिन्हें यह अपने पुराने चाय बागानों की अपेक्षा अधिक फलदायी प्रतीत हुआ। ठीक है? 26 मार्च 1873 में राजकीय उद्यान चौबटिया रानीखेत में स्थापित नर्सरी में लगे विभिन्न वृक्षों का डब्ल्यू क्रॉ सुपरिटेंडेंट राजकीय उद्यान चौबटिया द्वारा दिया गया विवरण, यानी कि डब्ल्यू क्रॉ द्वारा एक
विवरण दिया गया है, जिसमें जो हम लोगों ने ऊपर एक चौपटिया वाली जो हम लोगों ने उद्यान के बारे में पढ़ा, जो नर्सरी के रूप में वहाँ पे को बनाई गई, तो वहाँ पर को कुछ फल वगैरह लगाए गए थे इनके द्वारा, और उसमें क्या-क्या विवरण दिए गए। सेब जो है वो कितने लगाए गए थे, 933 लगाए गए थे, नाशपाती लगाई गई थी, प्लम लगाए गए थे, खुमानी लगाई गई थी, चेरी, गूसबेरी, करंट, और कुल मिलाकर कितने थे, 2126, ठीक है। अभी आगे जो है फल वृक्षस्तंभ के रूप में क्या-क्या चीज़ें लगाई गई थी, सेब, जंगली रूट स्टॉक थी 2800 सेब, पेरीजाइज स्टॉक, नाशपाती कटिंग स्टॉक, नाशपाती जंगली स्टॉक, चेरी के पौधे, खुमानी के पौधे, प्लम के पौधे, और कुल मिलाकर 23,928 इन्होंने प्लांटेशन वहाँ पे को किया हुआ था, ठीक है। इसी क्रम में जनरल व्हीलर द्वारा जलना कहाँ पे कोई अल्मोड़ा में, जलना और घोड़ाखाल में कई उत्तम फलों के बाग लगाए गए, तथा इसी तरह के बाग डेरियाज ने रामगढ़ में लगाए। क्रॉ के कार्यकाल से उनकी मृत्यु तक, यानी कि 1891 में उनकी मृत्यु हुई तक, लगभग 1.25 लाख फलों के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए, पर इनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क मिले पौधों की उचित देखरेख नहीं की गई, ठीक है। अभी भी ऐसा ही होता है कई जगहों पे, ठीक है। तो फ्री में जो चीज़ें मिली थी उनकी बहुत अच्छे से देख-रेख नहीं की गई, और ज़्यादा मात्रा में ले ली होगी तो तब भी उन चीज़ों की देख-रेख नहीं हो पाती। अगर पैसों में ली होती और कुछ ही लिए होते तो उनकी देख-रेख ज़्यादा अच्छे से होती, ठीक है। नहीं की गई, तथा इसके अभाव में बहुत से पौधे नष्ट हो गए। इसीलिए 1890 के बाद ग्रामवासियों को ये पौधे आधी कीमत देने पर ही वितरित किए गए, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, मुफ्त में लेना और पैसे देकर लेना, क्योंकि जिन पे पैसे लगे होते हैं उनकी कदर ज़्यादा करते हैं। अब क्या हुआ होगा, उस समय फ्री में बाँटे गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाएँगे और फलों को लगाएँगे, उत्पादन करेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा मात्रा में फ्री में लेने के चक्कर में ज़्यादा मात्रा में लिया होगा, तो उतना नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो फिर उनको आधी कीमत में लेना पड़ा। क्रॉ की क्रॉ की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा इस उद्यान को लीज कर देने का निर्णय लिया गया, तथा यह उपबंध किया गया कि उद्यान को लीज पर लेने वाला वन विभाग की देखरेख पर कार्य करेगा। उसे उद्यान पर लगे हुए फल वृक्षों की देखरेख करने के साथ साथ उद्यान की अतिरिक्त भूमि पर कृषि कार्य करना था, परंतु लोगों द्वारा उद्यान को लीज पर लेने के प्रति रुचि व उत्साह न दिखाने के कारण उद्यान की संपत्ति को वन विभाग के अंतर्गत रखा गया। इसकी संस्तुति हिल, जो कि वन संरक्षक के पद पर थे, के द्वारा की गई। हिल के द्वारा किए गए कारणों में प्रमुख यह था कि इससे रानीखेत के जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में लगने वाली आग को नियंत्रित किया जा सकेगा और वन विभाग द्वारा वनों का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। उद्यान को लीज पर लेने में दिखाई गई अरुचि का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था डेंसी। डेंसी द्वारा आसपास के लोगों की ईर्ष्या बताया गया है, जो सरकार को अपने फल व्यवसाय में प्रतिद्वंदी समझते थे। डेंसी एक कारण यह भी बताते हैं कि हियरली चौबटिया उद्यान में स्थित अपने गार्डन हाउस को अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं बेचना चाहते थे। हालांकि तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर के सरकार के सचिव को लिखे गए पत्र नैनीताल 6 मई 1897 ईस्वी के द्वारा यह पता चलता है कि डेंसी की बातों की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि उनके अनुसार सरकार द्वारा फल उत्पादकों की प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं पाई गई। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ग्रेसी द्वारा कुमाऊं कमिश्नर को अप्रैल 1894 ईस्वी में लिखे गए पत्र द्वारा भी यह प्रमाणित हो जाता है कि डेंसी की बातों में सत्यता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत चौबटिया उद्यान की स्थापना के पश्चात आसपास के क्षेत्रों में कई नए फल उद्यान स्थापित हुए और चौबटिया उद्यान से कई फलों के पौधों का रोपण इन उद्योगों में कराया गया। इस प्रकार चौबटिया उद्यान द्वारा इस क्षेत्र में फलों की कृषि से संबंधित बहुत उत्तम कार्य किए गए। उनके अनुसार उद्यान में बागवानी कृषि के विकास आसपास के काश्तकारों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता का संचार होगा, तथा वह उद्यान कृषि से संबंधित नई तकनीकों के प्रति रुचि दिखाएंगे, जिससे अंततः क्षेत्र में बागवानी कृषि का विकास ही होगा। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि चौबटिया उद्यान द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इस समय चौबटिया उद्यान में स्थापित नर्सरी का कुल क्षेत्रफल 52 एकड़ था। नर्सरी के ऊपरी भाग में चेस्टनट की बहुत ही उत्तम खेती की जा रही थी, तथा निचले क्षेत्र में कई अन्य फलों को उगाया जा रहा था। इस नर्सरी में सबसे पुराने फल वृक्ष
लगभग 1870 में रोपित किए गए थे। उद्यान में कुछ फल वृक्षों का विवरण यहाँ आपको दिया गया है, जो कि है सेब है, नाशपाती है, चेस्टनट है, खुमानी, प्लम, आड़ू, चेरी। ठीक है, कुल मिलाकर कितने थे? 4422 थे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर तक रहा। आज हमने फल उद्यान के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त करी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेब से संबंधित और आलू से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोगों ने जानी कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से यहाँ पर को फल उद्यानों का उत्पादन किया, फल उद्यान यहाँ पर को विकसित किए। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वाले में कंप्लीट करेंगे इसको। अभी अब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आगे वाली जो हमारी वीडियोज़ आएँगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आप लोगों ने काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया होगा। अगर नहीं भी कर पाए हैं तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देखिए और अच्छे से एक-एक चीज़ को अच्छे से नोटिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिन बच्चों के पास बुक नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की, यूके पीएससी की। तो इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं और अजय रावत सर की बुक ऐसी बुक है जहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।